हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जैसे कि आप लोगों को पहले भी दे चुके हैं, आज भी हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे इस पीडीएफ में बच्चों लगभग मैंने बताया था 80 क्वेश्चन है, जबकि बच्चों 15 क्वेश्चन हमने कराया। 15 में यानी 15 दूना 30 क्वेश्चन करा दिया, यानी अभी भी हमारे पास इधर बच्चों लगभग 40-50 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन 16 से शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, कुछ चीजें ऐसी है जो कि आप लोगों को पहले भी मैंने पढ़ाया है, तो उस पर हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, है ना। लेकिन रिवीजन क्लास है तो आप लोगों को सुपर फास्ट करना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। कवित्त छंद क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कवित्त छंद, रुबैया छंद, है ना, ये आप लोगों के सिलेबस में है और पढ़ना पड़ेगा, है ना। सोठा छंद तो जो सिलेबस में है वो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों का नंबर कटता बच्चों एग्जाम्पल से, तो वो चीजें एग्जाम्पल में, जैसे क्वेश्चन आंसर तो आप समझ के लिख सकते हो, लेकिन इनका एग्जाम्पल आप समझ के नहीं लिख सकते, उनको याद करना ही पड़ेगा। तो जैसे किसी भी अलंकार का उदाहरण है, किसी भी छंद का उदाहरण है, इसको आप लोग चार्ट बना लो और याद करते रहो, बार बार देखते रहो, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो, सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराहना, करना पड़े जो आत्म त्याग अनुराग बस, जो तुम संघर्ष निज भाग की सराहना, प्रति प्रीति का लगान कुछ कठिन नहीं सके, किंतु कठिन नित नेह का निभाना, चाहना जिसे है तुम्हें चाहिए सदैव उसे तन मन प्रण से प्रमोद तुम चाहना। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप लोग बच्चों एग्जाम्पल जो भी आपको इजी लगे, जैसे एक एग्जाम्पल है, आप एक्स्ट्रा इसके अलावा भी आप लोगों के बुक में एग्जाम्पल है वो जरूर देख लेना। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये समझाने वाली बात नहीं है ना। जो अपना कवित्त छंद होता है, प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवित्त छंद में कितने वर्ण होते हैं बच्चों, तो 31 वर्ण होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है। बाकी बच्चों इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको कहता हूं कि कोई एग्जाम्पल याद नहीं हो रहा है, उससे आप लोग एक कॉपी में लिख लो और बार बार उससे देखो, सुबह शाम उठते बैठते, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा या बनने लग जाएगा। तो कवित्त छंद में ज्यादा हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चों ये थोड़ा सा आप लोग अपने से पढ़ लेना। लक्षणा शब्द शक्ति, देखो बच्चों, यदि कोई ऐसा शब्द शक्ति है जिसका डायरेक्ट अर्थ ना निकले, सीधा सीधा अर्थ ना निकले, उसका हम अर्थ यदि समझ कर ज्ञात करें, वो अपना लक्षण बताए, तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, आप लोग जब अभिधा व्यंजना लक्षणा, अभिधा जब पढ़ते हो बच्चों, अभिधा में सीधा सीधा अर्थ निकलता है। जैसे गाय दूध देती है, वह विद्यालय जाता है, वह खाना खाता है, तो हाँ भाई वह गाय दूध देती है तो देती है, लेकिन मैं कह दूं कि वह गधा है, वह गधा, कोई व्यक्ति गधा हो सकता है, गधा नहीं, आदमी तो आदमी ही रहेगा ना, लेकिन गधा हमने बोल दिया, इसका मतलब उसका कुछ अर्थ निकल रहा कि गधे जैसे उसकी व्यवहार है। वह बच्चा मूर्ख है ना, कोई मूर्ख नहीं हो सकता, लेकिन भैया उसकी आदत गड़बड़ है ना, इसलिए उसको हम मूर्ख देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिससे कुछ अलग अर्थ निकले, वहां पे बच्चों अपना लक्षणा शब्द शक्ति होता है। क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति होता है। देखो बच्चों, आप लोग यहां पर एग्जाम्पल देखिए कि जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्य अर्थ से अभिष्ट अर्थ का बोध ना हो, अर्थात शब्द के मुख्यार्थ का बाधा हो, तब किसी रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अर्थ या लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ अभिप्रेत अर्थ यानी इच्छित अर्थ का बोध होता हुआ लक्षणा शब्द शक्ति होता है। इतना कठिन आप लोग मत लिखना। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई ये किताबी भाषा है, इसको अब अपने भाषा में लिखोगे कि जैसे कोई वक्ता है, कोई शब्द कहता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिसका सीधा अर्थ नहीं निकलता उसका, बल्कि उसके लक्षण से अर्थ निकलता है, वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे वह गधा है ना, वह गधा है ना, ये आप लोग एग्जाम्पल याद कर लेना। जैसे बच्चों यहां पर एग्जाम्पल होगा शायद, वह गया है, अब कहां गया है, लक्षण है, वह गया, लक्षण बता रहे, लेकिन कहां गया फिक्स नहीं है, सीधा अर्थ नहीं है, इसलिए बच्चों यहां पर अपना लक्षण है। वह मूर्ख है, मूर्ख का अर्थ कुछ भी हो सकता है, वह गधे के जैसे कार्य कर रहा है, अब गधा मतलब गधा तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से बच्चों लक्षण शब्द शक्ति होता है, मतलब कोई वक्ता उसका प्रयोग करता है और प्रयोग करते समय ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जिसका सीधा सीधा अर्थ नहीं निकलता, बल्कि उसका लक्षण के आधार पर अर्थ निकलता है, वहां पे बच्चों अपना लक्षण शब्द शक्ति होता है। क्लियर? तकनीक शब्द किसे कहते हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी विशेष या खास विषय के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, वो अपना तकनीक शब्द होता है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे अपना बच्चों गुरुत्वाकर्षण हो गया, है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया, है ना, ऐसे आप लोग बहुत सारे शब्द हैं, त्वरण हो गया, अभिव्यक्ति वेग हो गया,
चाल हो गया, ये सब अपने तकनीक शब्द के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे शब्द जिनका विशेष विषय के आधार पर ही उससे संबंधित तथ्यों के लिए प्रयोग किया जाता है वो अपना तकनीक शब्द कहलाता है। देखो अपने भाषा में लिखना, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगा लो तो आसानी से बनेगा बच्चों। किसी भी विषय में संबंधित ऐसे शब्द जिसका प्रयोग उस विषय के लिए मुख्य चर्चा के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी अरे गहरे हम बोलते रहे, वो अपना क्या होता है बच्चों, तकनीक शब्द होता है। यानी तकनीक शब्द का प्रयोग हम विशेष या खास है ना बात को समझाने के लिए, खास विषय को समझाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों आप लोग न्यायालय में देखो, न्यायालय में शपथ पत्र बनवाने जाते हैं, जमानत करवाते हैं, अपराध मामला है, न्यायालय, अधिवक्ता, अनुबंध, ये सब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत इन शब्दों का विशेष एक अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों किसी भी विषय पर आधारित हम कोई भी शब्द तथ्य जब हम एकदम स्पेसिफिक कंडीशन पर प्रयोग करते हैं, विशिष्ट विषय पर प्रयोग करते हैं, वो उसका तकनीक शब्द कहलाता है। जिससे विज्ञान से संबंधित तकनीक शब्द मैंने बताया, त्वरण है, वेग है, चाल है, गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये न्यायालय से संबंधित है ना, कानून से संबंधित है, शपथ पत्र बनवाओ, जमानत, अपराध, न्यायालय, अधिवक्ता, तो ये बच्चों आपके तकनीक शब्द हो जाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आप लोगों के लिए, राष्ट्रभाषा की दो विशेषताएं लिखिए। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोग बताओ। जो संपूर्ण राष्ट्र में बोला जाता हो, जिसको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अधिकांश लोगों की आम बोलचाल में ये समझ में आए, वो अपना बच्चों राष्ट्रभाषा होता है। राष्ट्रभाषा में भी अपना साहित्य होता है, राष्ट्रभाषा में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, वो मतलब एक दूसरे के बीच में जो संवाद का माध्यम बनता है बच्चों, है ना। जैसे हम हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, हमारे भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी अधिकांश लोगों के विचार में, और हिंदी अधिकांश लोग बोलते हैं। हम भी आपको पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए तो बच्चों इंग्लिश हमसे कमजोर है, क्योंकि हमने इंग्लिश पढ़ा ही नहीं कभी जिंदगी में, है ना। इंग्लिश हमारी वीक इसीलिए है क्योंकि इंग्लिश हमसे आती नहीं है, हमने हिंदी पढ़ा, हिंदी बोला, इसलिए बोलचाल में भी हिंदी है। लेकिन जितना कुछ आता है काम चलाओ इंग्लिश बन जाता है, समझ रहे हो ना बच्चों। तो राष्ट्रभाषा क्या होता है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए होने वाली, मतलब प्रयोग होने वाली एक मुख्य भाषा होती है। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, कुछ है नहीं बच्चों, है ना। राष्ट्रभाषा का मतलब ये समझो कि जब किसी भाषा का क्षेत्र विकसित हो जाए और उससे व्यापक स्तर पूरे देश में बोला जाता है, तो अपना राष्ट्रभाषा होता है, जो कि पूरे राष्ट्र यानी के लोगों में वो एक प्रकार से व्याप्त भाषा होती है, बोलचाल की भाषा होती है। यहाँ पर बच्चों विशेषताएं को लिखोगे तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों के लिए, है ना, ये मतलब बहुत सारे लोगों के बीच की ये भाषा है, नहीं बहुत सारे लोग इस भाषा को जानते हैं, अवगत है। इस भाषा का अपना संस्कृत साहित्य होता है, मतलब अपना संस्कृत नहीं बोल सकते, अपना साहित्य होता है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोग संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। शिक्षा और समाचार पत्रों में इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रभाषा मतलब पूरे देश का एक मुख्य भाषा, जो सबसे ज्यादा व्यापक और है ना विस्तृत हो बच्चों, वो अपना राष्ट्रभाषा कहलाता है। वैसे ही आप लोगों को ये याद हो गया, उसमें कुछ है नहीं। अगला प्रश्न देखिए, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। बच्चों मोहन पुस्तक पढ़ रही है, क्या शुद्ध है? नहीं, तो यहां पर हो जाएगा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ रही है हो ही नहीं सकता, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। जंगल में शेर चिंघाड़ता है, चिंघाड़ता नहीं है, दहाड़ता है ना। तो जंगल में शेर चिंघाड़ने लगा, चिंघाड़ने नहीं लगा, दहाड़ने लगा। क्या लगा बच्चों? दहाड़ने लगा। ओके, अगला देखिए, लता गाना गा रही है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो आएगा बच्चों क्या लता गाना गा रही है? क्या लता गाना गा रही है? आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, बताओ। तो आदमी का हवा में उड़ना संभव नहीं है। देखो भाई, कठिन निगेटिव वर्ड हो गया, कठिन है, तो हम कहते हैं बिना अर्थ बदले, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आदमी का हवा में उड़ना संभव नहीं है, तो वो निगेटिव बता देगा, भाई संभव नहीं है, उड़ नहीं सकता, कठिन है, उड़ नहीं सकता, संभव नहीं तो उड़ नहीं सकता, सरल नहीं है तो उड़ नहीं सकता। यदि सरल है बोल देंगे कि आदमी का हवा में उड़ना सरल है, तो फिर वो भाई निगेटिव को दर्शाएगा नहीं। अर्थ ना बदले, यदि नकारात्मक बोध हो रहा तो नकारात्मक बोध होना चाहिए, तो हम कह दिए कि आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, मतलब सरल नहीं है, संभव नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों बिना अर्थ बदले आप लोगों को वाक्य में परिवर्तन करने को क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर दिया रहता है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें भी नोट्स लेना है शिव सर का, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है 968529 हिंदी का प्रॉपर नोट्स आपको दिए जाते हैं। सर नोट्स के लिए कितना लगता है? मात्र 100 रुपए लगते हैं बच्चों, 100 RS, और आप लोगों की प्रॉपर तैयारी कराई जाती है हिंदी के लिए। जो बच्चा यदि हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और हमारे नोट्स प्लस लेक्चर से पढ़ाई करेगा, तो मैं गारंटेड कहता हूं 95 प्लस नंबर लाएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा
मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का काम आपको है। तो भैया आपका जो काम है वो हम नहीं कर सकते। हमारा उद्देश्य जो है कि हम हर बच्चों को बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें, बेहतर से बेहतर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें और नोट्स प्रोवाइड करें। वो अपन काम कर रहे हैं, सजेशन दे कैसे पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में आपके मन में जो टेंशन है, संशय, वो कैसे दूर हो जाए, इस बात के लिए ध्यान रखना बच्चों, है ना। बाकी तो आप लोग खुद पढ़ोगे। चलिए, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था बच्चों? तो कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया था। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो शब्द रूपी बीज बोया था। देखो प्यारे बच्चों, 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है, मतलब 1 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। कवि अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया था। आगे बात करते हैं बच्चों, है ना। अगला अपना है शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के कवि है? तो दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। इसमें कुछ है नहीं भाई, दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? देखो प्यारे बच्चों, जीवन में सुख दुख दोनों भाई हैं। यदि आज हम खुश हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुख आएगा, और जब हम खुश रहते हैं तो हमें समय का पता नहीं चलता। लेकिन जब हमारे अंदर दुख आता है, हमारे सामने दुख आता है, तो हमें वो बहुत बड़ा बोझ आभास होता है और लगता है कितने दिन में कट जाएगा। लेकिन इसका एक रास्ता भी है कि उसमें भी हम खुश रह सकते हैं। कैसे? कि भाई चलो आज परेशानी आई है, किसी घर का किसी मेंबर का तबीयत खराब हुआ है, तो किसी न किसी दिन ये वक्त टल जाएगा और हम फिर उसी तरीके से खुशहाल जीवन जिएंगे। तो मतलब परेशानी आई है तो उसके पीछे हम यदि खुशी ढूंढेंगे तो मिल सकता है। कैसे? आप एक आत्मसंतोष व्यक्त करें, अंदर से ये अनुभूति प्राप्त करें कि एक न एक दिन ये भी समय टल जाएगा, ये जो दुख की घड़ी है वो भी निकल जाएगा और फिर से वही हमारा सुख का घड़ी आएगा। इस तरीके से आप आगामी समय के लिए इस तरीके से अपने अंदर सोच विचार, है ना, उत्पन्न करके कहीं ना कहीं सुख की घड़ी का अनुभूति आप कर सकते हो। सही है कि नहीं? कि भाई यदि आप दुख को लेकर बैठोगे तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आगामी समय में जो आने वाला सुख है उसका अनुभव करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आप लोग आसानी से आगे बढ़ोगे। प्यारे बच्चों, समझ में आई बात? तो देखो, सुख दुख, लाभ हानि, आनंद कष्ट एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना एक अनुभव के दूसरे की सच्ची अनुभूति संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य यदि सुख है तो दुख होगा, लाभ है तो हानि है, एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे से अटैच है। भैया दोनों का अनुभव होगा तभी आपका जीवन सार्थक होगा। यदि सुख है तो दुख होना ही होना है। जीवन पथ पर चलते चलते मिलने वाले कष्ट रूपी सुलह के बाद मानव अपने कर्म पथ से विमुख नहीं हो सकता। यानी आपकी समस्या, आपके सामने कोई समस्या आ गई और आप अपने भैया कर्तव्य से विमुख हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। आपको अपना कर्तव्य करना ही पड़ेगा। यदि आप लोगों को भोजन करना है और खाने के लिए घर में दाना नहीं है, भले विपत्ति आ जाए लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी भोजन आएगी बच्चों। ठीक है, यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे पार कर सकता है। यानी वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से उस समय को देख रहे होते हैं। ठीक है, यदि मनुष्य स्वयं आत्मविश्वास बनाए रखे हुए कष्टों के जीवन का हिस्सा मानते हुए मुस्कुराते हुए कष्टों का सामना करता है तो सिर्फ कष्टों की तीव्रता और उनका प्रभाव कम हो जाता है, अपितु वह खुशी मस्ती के साथ वह कष्टदायक दिनों का सफलतापूर्वक निकाल सकता है। मतलब जो हमने समझाया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, कि जीवन में सुख दुख लाभ हानि सब क्या है, भाई भाई है ना। जिस व्यक्ति के जीवन में सुख है दुख नहीं है, दुख है तो सुख नहीं है, तो फिर उसका संघर्षमय जीवन है नहीं, है ना। ये व्यक्ति के ऊपर आधारित है कि व्यक्ति उसको किस आधार पर लेता है। आमतौर पर व्यक्ति छोटा सा परेशानी आता है तो परेशान होने लगता है, लेकिन यदि उसका अच्छे तरीके से निर्वहन करे, अच्छे तरीके से कर्तव्य पर रह करके कार्य करे तो उसको भी मतलब आसानी से समय गुजार सकता है। क्योंकि वो यदि अनुभव में ऐसा जीवन जिए कि आज कष्ट है तो कहीं ना कहीं कल सुख की घड़ी आएगी और उस सुख की घड़ी के आनंद और उम्मीद से वो उस समय का भी जीवन, है ना, अच्छे तरीके से सुखमय व्यतीत कर सकता है। यानी यह व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस आधार पर सोचता है, कितना तर्क के आधार पर सोच सकता है, उसकी क्षमता कितनी है। ओके, चलिए चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने कौन गए थे? बताओ बच्चों, स्वयं हनुमान जी गए थे। इसमें कोई शक की बात है क्या? इसमें कोई शक की बात नहीं है, आसान है बच्चों कि लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी थी, मेघनाथ के द्वारा, है ना, मूर्छा कराया गया था। यानी ऐसा बाण चलाया गया था कि वो मूर्छित हो गए थे। वो एक निश्चित समय था कि 24 घंटे या दिन उगने के पहले तक उनको यदि वो दवा जड़ी बूटी नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएंगे, इस संसार से चले जाएंगे। तो वहां पे आप लोगों के हनुमान जी बोले कि हम जड़ी बूटी वैद्य जी को लाए। वैद्य जी को भैया बोले वैद्य जी को तो उठा लाए। अब वैद्य जी बोले कि यहाँ जड़ी बूटी तो है ही नहीं है, जड़ी बूटी तो कैलाश पर्वत में। तो हनुमान जी को बोला गया कि इसमें कौन कर सकता है, तो हनुमान जी बोले हम जाते हैं। अब जब हनुमान जी गए
तो वहां देखे कि भैया कुछ जड़ी बूटी समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा जड़ी बूटी है, तो बस कुछ नहीं, पूरे पहाड़ को उठा लाए कि चलो बुआ, और फिर पहाड़ को लाए। लक्ष्मण जी मूर्छा से दूर हो गए, क्योंकि वैद्य जी बढ़िया दवाई बनाए पिलाए। हमने देखा नहीं है, सुना है ना, बहुत पहले की कहानी है, तुलसीदास जी द्वारा रचना किया गया है, तो उस आधार पर बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कमेंट करने लग जाए कि सर आप क्या जानते हो हनुमान जी के बारे में, आपने देखा है क्या? भाई सुना है, ठीक है, अपने पौराणिक कथाओं में हम देखते हैं। किन्हीं दो महाकाव्य के नाम रचनाकार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस में ये सब चीज वर्णन अभी हम बातें कर रहे थे, तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, ये महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है महाकाव्य है बच्चों। ये आपके 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। कामायनी रामचरितमानस किसने लिखा है? कामायनी जयशंकर प्रसाद ने, रामचरितमानस तुलसीदास ने। महाकाव्य का मतलब ये होता है कि जब किसी विषय पर बहुत बड़े रूप में लिखा जाता है, यानी कोई घटना लेकर किसी के जीवन को ही हम एक मुख्य उद्देश्य बनाकर उसके जन्म से लेकर के मरण तक उसके साथ जितने भी पहलू हैं उनका हम यदि पूरा संपूर्ण वर्णन करें, वो महाकाव्य होता है। तो यहाँ पे रामचरितमानस पर तुलसीदास जी ने बहुत विस्तृत व्याख्या किया है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं फिर बच्चों, खंड काव्य और महाकाव्य में 2 अंतर। बाकी नोट्स लेना है तो ये नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, 100 रुपए चार्ज लगता है बच्चों। नंबर मैं इसलिए पर्सनल देता हूं ताकि बच्चे कुछ ऐसा ना समझे कि सर फ्रॉड हो जाएगा तो क्या करेंगे, है ना। बच्चों के मन में रहता है ना कि सर यदि आप नहीं दिए तो हम क्या कर पाएंगे। मैं कहता हूं कि बच्चों नोट्स लेने के पहले आप कॉल कर लो, मुझसे बात कर लो, चाहे मैं 2 मिनट का समय देता हूं लेकिन देता जरूर हूं। जब आप बात कर लोगे तो आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि हाँ सर का नंबर है, सर ही नोट्स देते हैं, तो इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, आप लोग नोट्स फिर आसानी से ले सकते हो। प्यारे बच्चों आगे बात कर लेते हैं खंड काव्य महाकाव्य। मैंने कहा कि खंड काव्य और भी महाकाव्य की बात कर रहा था मैं, कि महाकाव्य में जब बहुत विस्तृत आकार में लिखा जाता है, किसी व्यक्ति पर आधारित या किसी महान पुरुष पर आधारित उसके संपूर्ण जीवन की गाथाओं को पिरोया जाता है और जीवन में होने वाली जितनी उनकी घटनाएं हुई हैं उन समस्त गाथाओं का वर्णन होता है, वो होता है बच्चों महाकाव्य। लेकिन खंड काव्य में ऐसा नहीं होता, खंड काव्य में किसी एक विशेष घटना पर आधारित होता है बच्चों, ठीक है। तो महाकाव्य में अपना बहुत सारे सर्ग होंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है, ज्यादा सर्ग नहीं होते। यदि मैं बात करूं महाकाव्य में, है ना, पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो बिल्कुल सही है, खंड काव्य में सीमित पात्र होते हैं। अब एक आध उदाहरण आप लोग लिख लेना बच्चों, ठीक है, आप लोग एक आध उदाहरण याद कर लेना, बस कुछ है नहीं इसमें। चलिए, और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 ही नंबर में आप लोग लिखोगे बच्चों। सोरठा छंद दोहा का उल्टा होता है। मैंने इसी पीडीएफ में पहले लेक्चर में कराया था कि जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई, है ना, बुद्धिराज शुभ गुण सदन। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हमेशा इसी को कहता हूं कि सोरठा छंद में आप इसी को लिखो। बाकी यहां पर देखो, बंदो कुरुपद कंज कृषा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करनि करी। यहां पर देखना, मुझे मिसप्रिंट सा लगता है, मुझे ये याद भी नहीं है, मैं एक ही याद करता हूं सोरठा छंद में, है ना। मैंने जो बंदा हूं वो मैंने आपको बताया, जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिबर बदन, है ना, करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभ गुण सदन, ठीक है। तो ये आप लोग सोरठा याद कर लीजिए जो मैंने बताया। इसमें दोहा का उल्टा होता है। देखो बच्चों, इसमें जो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, सोरठा छंद में पहले और तीसरे में, यानी विषम में 11-11 होता है। देखो भाई सोरठा, देखो सोरठा आप लोग देखोगे 3 है, 1 2 3, यानी विषम है, तो विषम में विषम ही रहेगा 11-11। पहले तो आप लोग लिखो विषम में 11-11, पहले 11-11 और फिर सम में 13-13, तो बाद में 13-13, मतलब विषम में 11-11 याद रखिएगा। विषम पहले विषम में ही 11-11, 11-13 तो याद रहेगा। सम विषम की बात आ जाती तो पहले विषम विषम, पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल आप लोगों को याद होगा। वीर रस में क्या होता है, जैसे कोई काव्य संग्रह, बच्चों काव्य संग्रह को पढ़ते हैं तो उसमें वीर नहीं उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। मन में अपने देश के प्रति लगन
अपने देश के प्रति उत्साह का भावना उत्पन्न होता है, या कि कभी किसी काव्य को पढ़ते समय अंदर उत्तेजना की भाव उत्पन्न हो जाए, है ना, हमारा मन उत्तेजित हो जाए, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, वहां पे वीर रस होता है। जैसे बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। तो बच्चों, जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, किसी कविता को पढ़ते हैं, किसी लेख को पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय हमारे अंदर उत्तेजना की भाव आ जाती है, अपने देश के प्रति प्रेम की भाव आ जाती है, वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी जब सहृदय के हृदय में, वीर रस की परिभाषा, सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में, है ना, उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां पे वीर रस होता है। मैंने रस को बताया बच्चों की एक परिभाषा याद कर लो, आपके सारे रस की परिभाषा याद हो जाती है। जैसे आप लोग सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां पर वीर रस होता है। बच्चों, आप लोग इसका श्रृंगार रस की परिभाषा दोगे तो कैसे कह दोगे कि सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, श्रृंगार रस होता है। आप मत मान लो करुण रस का आप परिभाषा दे रहे हो, तो सहृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां पे अपना करुण रस होता है। तो ये आप लोग एक परिभाषा से किसी भी रस की परिभाषा दे सकते हो। ओके, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैंने आपको एग्जाम्पल बताई दिया वीर रस का। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। सही है कि नहीं? चलो, जड़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। जड़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। समझ रहे बबुआ, है ना? तो भाई ऐसे आप लोग अंदर से भाव उत्पन्न कर दो। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई? ये प्रश्न भी मैंने कई बार कराया एग्जाम में कि जब भक्तिन आती है, गांव के रहने वाली होती है, और महादेवी वर्मा शहर की रहने वाली होती है। भक्तिन जब आती है तो गांव की बोलचाल से प्रभावित होती है महादेवी वर्मा। गांव में जो खान पान रहता है, रहन सहन होता है, उसके आधार पर, है ना, भक्तिन जो है मतलब जो महादेवी वर्मा है प्रभावित हो जाती है। जो महादेवी वर्मा मीठा खाना खाती है, वो भी भक्तिन के आ जाने से भक्तिन उसके खान पान में विशेष ध्यान रखती है, मीठा खाना बंद कर देती है। जैसे मोटी दाल खाना, है ना, रोटी के साथ गाढ़ी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा, बाहर के सामानों को बंद करना, इन तमाम चीजों को, है ना, और उनके साथ साथ विचार विमर्श का, है ना, इन तमाम चीजों से प्रभावित होकर के महादेवी वर्मा देहाती हो जाती है। ये चीज मैंने कराया है। उम्मीद करता हूं कि भक्तिन के आ जाने पर महादेवी वर्मा देहाती संस्कृत, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि का ज्ञान हो गया। मतलब जो गांव में है उसी का, है ना, ज्ञान किसको हो गया? लेखिका को, महादेवी वर्मा को। उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने गाढ़ी दाल रोटी खिलाकर लेखिका को स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर कर दी। देहाती भोजन को लेखिका का स्वाद आने लगी। मतलब भाई जो देहाती भाषा था वही भाषा का प्रयोग करने लगे, और जो स्वाद होता था बच्चों उसी आधार पर वो भी खाने लगी। इसके पहले वह केवल शहरी जीवन से ही जुड़ी हुई थी। इसके साथ ही भक्तिन ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न कर दी थी कि वह देहाती परंपराओं तक निभाने के लिए बाध्य हो जाती थी। इसके अतिरिक्त उसने महादेवी वर्मा की देहाती भाषा भी सिखा दी। इस प्रकार भक्तिन के आ जाने से, है ना, महादेवी और भी देहाती हो गई। तो इसमें कुछ है नहीं बच्चों, है ना, आप लोगों को पहले भी मैंने करा चुका हूं। मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करता है? शारीरिक वंश परागत, है ना, अनुवंशिकता पर निर्भर करता है कि आप यदि लंबे हो, मतलब आपके कहीं बाबा दादा पिताजी लंबे रहे होंगे तो वंशागत के आधार पर। सामाजिक उत्तराधिकार, समाज में आपका वर्चस्व कैसा है वो डिपेंड करेगा आपके खानदान के ऊपर, आपके पूर्वजों के ऊपर, कि भैया पहले से वो सामाजिक व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, रईस व्यक्ति हैं, समाज में स्थान है, तो उस आधार पर आपको भी स्थान मिलेगा। तीसरा बच्चों, अपने प्रयत्न पर यदि खुद व्यक्ति मेहनत करता है, खुद प्रयत्न करता है, तो भाई वो कहीं ना कहीं समाज में उसका विशिष्ट स्थान होता है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, निपात शब्द का अर्थ क्या है? जब किसी शब्द में कोई मतलब किसी वाक्य में एक छोटा सा शब्द लग जाए, जिस शब्द से उस वाक्य का प्रभाव बदल जाए, वहां पे निपात शब्द होता है। वहां पे बच्चों निपात शब्द होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, निपात शब्द वे शब्द होते हैं जिसके प्रयोग से वाक्य का अर्थ पर जोर मिल जाए, वाक्य के अर्थ में भाव उत्पन्न हो जाए, यानी उस पर गहरा अर्थ निकलने लग जाए बच्चों, वहां पे वो निपात शब्द कहला जाता है। ओके,
योगेंद्र प्रसाद गुप्ता जी कॉल कर रहे हैं, लगातार 5 बार कॉल किए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्यारे बच्चे। मैं भी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। पर्सनल नंबर दिया हूँ, मतलब इसका मतलब नहीं कि मैं ऑल टाइम कॉल रिसीव करता हूँ। प्यारे बच्चों, जो भी नोट्स लेना चाहते हैं जब कॉल करें तो यदि कॉल अटेंड ना हो तो आप परेशान ना हो। 1-2 बार कॉल कर दिए मतलब मेरे पास मैसेज आ चुका है कि आप कॉल कर रहे थे, तो मैं पक्का आपका है ना कहीं रिसीव करूंगा कॉल बाद में, नहीं तो फिर अपना कॉल बैक होता ही है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होना, है ना। मैं कॉल रिसीव करूंगा, लेकिन भाई देखो मिस्ड कॉल वगैरह देखने को आपको मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा परेशान ना हुआ करिए। आपके पास भी कॉल आएगा और मैं ही जब कॉल बैक करूंगा मैं ही करूंगा, ठीक है, दूसरा कोई नहीं करेगा। टीम मेंबर मेरा व्हाट्सएप चैटिंग कर सकता है, लेकिन कॉल बैक मैं ही करूंगा। ओके बाबू, चलो। निपात शब्द समझ में आ गया, जैसे वह खाना उसे जाना चाहिए, है ना। अब यहां पर बोल दूं उसे जाना ही चाहिए, तो वो गहरा शब्द हो गया। तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें भी बोलना चाहिए, तो निपात शब्द जुड़ गया, भी शब्द। जैसे जो तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए या तुम्हें भी जाना चाहिए, तो भी शब्द या ही शब्द ये निपात शब्द है, जिसके प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है और गहरा प्रभाव उत्पन्न होता है। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं अपन ने ऊपर कर ही लिया है ना। शुद्ध वाक्य करिए बच्चों, राम ने अयोध्या आ जाना, ठीक है भैया। राम ने नहीं, ने शब्द गड़बड़ है, तो राम का अयोध्या आ जाना, है ना। राम का अयोध्या आ जाना बहुत ही सौभाग्य की बात है जब लौट आए तो। ललिता एक फूलों की माला बाजार में लाई, भाई फूलों की माला, एक फूलों, अब देखो एक है और फूलों है तो गलत है ना। एक को हम फूलों नहीं कह सकते, फूल कह सकते हैं, और एक फूल से माला तो बन नहीं सकता है। तो एक को यदि हटा दो तो लिख सकते हो ललिता फूलों की माला बाजार से लाई। देखो एक अपना हटा दिए तो फिर ललिता, भाई एक फूल से माला बन नहीं सकता और एक फूल को हम फूलों कह नहीं सकते, तो यहां पे गलत है कि नहीं है। तो ललिता ने फूलों की माला बाजार से लाई, ऐसा आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है अपना, बालक रो रो कर चुप हो गया। बालक रो कर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य में इन्हीं 2 वाक्य बना दो, इन्हीं रोना और चुप हो जाना, 2 आपने क्रिया देख लिया। तो बालक ने रोया और फिर चुप हो गया, ऐसा लिख सकते हो ना। बालक ने रोया और फिर चुप हो गया, ऐसा लिख सकते हो, या कि बालक ने रोया और चुप हो गया। भाई पहले रोया और फिर चुप हो गया, तो 2 वाक्य हो गए बच्चों। फिर संदेह बताना, मयूर वन में नाचता है, तो संदेह की बात करना है तो संदेह में शायद जोड़ दो। विस्मय की बात करो, ओह मयूर नाचता है ना, और शायद बोल दोगे बच्चों तो संदेह हो जाए, शायद मयूर वन में नाचता है ना। यदि शायद का मतलब होगा कि हम क्लियर नहीं देखे हैं, शायद नाचता है ना। सुने आवाज हो रही थी लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वही नाच रहा है, तो शायद नाच रहा है। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन के बारे में बताओ बच्चों। मोहनजोदड़ो में नगर नियोजन में पक्की सड़कें थी, सड़कों के किनारे नालियां थी, घर 1 तल्ला था, कहीं कहीं 2 तल्ले का भी उदाहरण मिलता है। घरों की बनावट, जो घर का पीछे वाला भाग था वो रोड साइड था, मतलब रोड की तरफ घर का पीछे साइड था, और आंगन हमेशा है ना क्या है कि रोड से पीछे, नहीं घर का बनावट था वो घर का पीछे वाला भाग रोड साइड था, बाकी उसका आंगन आगे की ओर होता था, ठीक है। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था बच्चों। इस तरीके से आप 2-3 योग तैयार कर लोगे, ज्यादा कुछ है नहीं। अगला देखिए बच्चों, सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी पर यशोधर बाबू इम्प्रॉपर हाउस लगने के बाद भी संतोषजनक ही रही। देखो बच्चों, संतोषजनक रही, इसके पीछे रीजन क्या है देखो मैं आपको बताता हूं। यशोधर बाबू बड़े देहाती थे, परंपरा पर आधारित थे, इन्हीं पुरानी जुड़ी बाध्यताओं पर वो विश्वास करते थे। पुरानी कथा कहावत कहानी है ना, जो नियम कानून है उस पर चलते थे, लेकिन उनके घर परिवार के लोगों का नए आधुनिकता के आधार पर चलना ढलना ये आदत था। तो यशोधर बाबू ने बहुत कुछ कोशिश की है ना कि भैया हमारे ही आधार पर चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उनके नए विचार के आधार पर, उनके लड़के बच्चे, उनके बच्चे बच्चियां थी, उनकी बीवी थी वो भी ढल गई थी, तो उनके आधार पर कुछ बदलाव हुआ। इसलिए कहते हैं कि संतोषजनक, मतलब पूरा 100% पूरा नहीं कह सकते। अपने घर में अपने सिल्वर वेडिंग के आयोजन में यशोधर बाबू को अनेक बात है ना यहाँ पर बच्चों महान लगी, है ना, महान लगी, ठीक है, बहुत अच्छी लगी। इसका कारण उनकी परंपरागत थी, मतलब पुरानी रीति रिवाज के आधार पर वो कार्यक्रम कर रहे थे। इन चीजों को वो पश्चात संस्कृति का देन मानते थे। उनका कहना था कि बहुत पहले की संस्कृति है, उस आधार पर हम चलते हैं। मैं पुराने संस्कारों को विश्वास रखते थे। वो केक काटना भी पसंद नहीं करते थे। दूसरे, उन्हें इन पार्टी में आयोजन के विषय में कुछ पूजा पाठ तक कुछ पूछा तक नहीं गया।
ये गड़बड़ मिसप्रिंट है, इस बात की उन्हें कसक थी, मतलब इस आयोजन के विषय में कुछ पूछा भी नहीं गया था उनके बारे में, क्या पूछा तक नहीं गया था, इस बात की कसक थी। इसके बावजूद सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी संतोषजनक रही, क्योंकि पूरे कार्यक्रम में बेगाने से बने रहे, वे है ना पूरे आधे अधूरे मन से अपनाते, साथ साथ उन्हें अपनी सोच और आदेशों के प्रति भी संशय थी। कहने का तात्पर्य था ये जो कार्यक्रम था है ना, तो उनका ये उद्देश्य था कि जब हमसे पूरा पूछते तो हम पूरा का पूरा परंपरागत के आधार पर करते, अपनी नई तरीके से करते, इसलिए कुछ न कुछ उनकी कमियों का आभास होता रहा और उनको भैया थोड़ा सा वो संशय बनी रही, इस कारण से संतोषजनक की बात की जा रही है। बच्चों, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली और सबसे पॉपुलर क्वेश्चन उल्टी पिरामिड शैली। बच्चों, ये आप लोगों का सबसे पॉपुलर शैली है उल्टा पिरामिड शैली। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता बच्चों, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली, तो उल्टा पिरामिड शैली। कौन सी शैली बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली होती है, जो पहले मुखौटा होता है, फिर बॉडी, फिर समापन। वेरी वेरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उल्टा पिरामिड शैली पहले मुखौटा है बच्चों, फिर बॉडी, फिर समापन होता है उल्टा पिरामिड शैली। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शुरुआत में जाती है, बीच वाले भाग में बच्चों कम महत्वपूर्ण, और सबसे नीचे वाला भाग और भी कम महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अपना उल्टा पिरामिड शैली है। मुद्रित माध्यम में लेखक की किन ध्यान की रखना। भाई, मुद्रित माध्यम का मतलब क्या होता है? जिसको हम पढ़ते हैं वो मुद्रित माध्यम होता है। जैसे आप लोग समाचार पत्र पढ़ते हो, अखबार देखते हो ना, अखबार एक मुद्रित माध्यम है बच्चों। मुद्रित माध्यम है, उसको हम पढ़ करके, उसका अध्ययन करके, उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं, समाचार प्राप्त करते हैं। लेकिन इंटरनेट माध्यम क्या मुद्रित माध्यम है? नहीं है। इंटरनेट में हम वीडियो भी देखते हैं, टीवी अपना दृश्य माध्यम बच्चों, श्रव्य माध्यम है ना, उसको मुद्रित माध्यम नहीं कर सकते, उसमें चलचित्र चलता है। तो प्यारे बच्चों, मुद्रित माध्यम में क्या होना चाहिए? भाषा सरल, सहज और तार्किक होना चाहिए, है ना, कठिन शब्दों का प्रयोग ना हो, आम बोलचाल के लोगों की समझ की भाषा होनी चाहिए, व्याकरण और मुहावरे लोकोक्ति का कठिन भाषाओं में प्रयोग नहीं होना चाहिए, सरल शब्दों में प्रयोग होना चाहिए, आम बोलचाल की भाषा में होना चाहिए, लोगों को वो भाषा है ना आनी चाहिए, ऐसी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इन मुद्रित माध्यम में इन सारी चीजों को, और साथ में बच्चों जब हम लिखते हैं तो एकदम वो बहुत जो अपना मुद्रित माध्यम होता है बहुत क्लिष्ट नहीं हो, कठिन ना हो। दूसरी बात, उसका आकार बड़ा ना हो, है ना, उसमें तारतम्यता बनी रहे, जो हम एक लाइन लिखे हैं उसका संबंध दूसरे लाइन से बना रहे, तभी वो पढ़ेगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर किसी घटना को लेकर पढ़ रहे हैं, एक लाइन पढ़े और दूसरी लाइन में मजा नहीं आया तो फिर तीसरी चौथी भी लाइन हम नहीं पढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब मुद्रित माध्यम होता है तो तारतम्यता बनी रहे, एक के बाद दूसरे का अर्थ बना रहे, एक दूसरे से कनेक्ट रहे। ऐसा नहीं कि एक लाइन में कुछ आपने विशेष शब्द लिख दिया और फिर आगे भैया कछु लिखा ही नहीं है। जब कछु लिखा ही नहीं तो मजा कहां से आएगा बबुआ, समझ रहे हो ना। तो भाई अपना मजा कब आता है? जब बढ़िया तारतम्यता बनी रहे। तो ये अपनी विशेषता हो गई है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे और भैया आप लोग लिख भी लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, बच्चे किस आशा में ऋणों से झांक रहे होंगे। बच्चे है ना अपने माँ बाप के लालन पोषण की जो प्यार है, दूसरी बात भोजन के लिए नीड़ों से झांक रहे होते हैं। जो पक्षियां होती हैं सुबह उठते ही घोंसले से निकलकर बच्चों को छोड़ करके भोजन लेने चली जाती हैं। भोजन भी कुछ खाती भी हैं और कुछ दाना मुंह में दबा कर लाती भी हैं, है ना। और जैसे ही उनके मन में याद आता है कि बच्चे भूखे बैठे होंगे, उम्मीद से झांक रहे होंगे, वो चंचलता के साथ उड़कर आ जाते हैं, है ना। इसी क्रम में बच्चे भी अपने माँ बाप के आशा और उम्मीद में टिके रहते हैं कि भोजन लाएंगे और हमें ढेर सारा प्यार देंगे। इसी उम्मीद में बच्चे नीड़ों से झांक रहे होते हैं। किससे झांक रहे होते हैं बच्चों? नीड़ों से झांक रहे होते। भाषा को सहूलियत बरतने का अर्थ क्या है? कभी कभी कवि या लेखक जो है ना, किसी काव्य संग्रह को लिखते लिखते उसको और सरल बनाने के तहत और भी कठिन पेचीदा बना लेता है। भाषा का सहूलियत बरतने का तात्पर्य यह है कि जब किसी भी कवि कविता लिखता है या कोई लेखक लेख लिखता है, कविता काव्य संग्रह लिखता है, तो भाषा एकदम सहज सरल सुबोध होना चाहिए ताकि वो आम व्यक्ति तक वो भाषा पहुंच सके, वो भाषा आम व्यक्ति उसको पढ़ सके, समझ सके और उसके बारे में अर्थ निकाल सके। इसलिए जब भी लेख लिखे, कविता लिखे तो भाषा को सहूलियत देना चाहिए, मतलब क्लिष्ट या बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग ना हो, सहज सरल और तार्किक होना चाहिए। भाषा को सहूलियत बरतने का अभिप्राय है कि रचनाकार का भाव और रूप सरल सहज एवं सुभाषा शब्दावली का प्रयोग करे, अनावश्यक आडंबर गुण शब्दावली का प्रयोग ना करे। इससे कविता अपने उद्देश्य से भटक जाती है। क्लिष्ट भाषा के दुष्कर और फंसे बिना सरलता से, है ना, शब्दों को अपने रखकर श्रोता और पाठकों तक पहुंचानी चाहिए। मैंने जो समझाया वही चीज है कि भाई जो रचनाकार है वो अपना रचना करता है, अपना कविता लिखता है, अपना काव्य संग्रह लिखता है, तो उसको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि इसको पढ़ने वाला कौन होगा। पढ़ने वाला व्यक्ति यदि सहज सरल व्यक्ति है और उसको सरल भाषाओं में नहीं दिया गया तो फिर वो उसको नहीं समझ पाएगा। इसलिए पढ़ते
पढ़ने के लिए सहज सरल भाषा होना चाहिए। इसी कारण से रचनाकार अपने भाव में एकदम सरल भाषा का प्रयोग करे, सहज सुभाषा, जो व्याकरण का प्रयोग करे क्लिष्ट ना हो, है ना, मुहावरे का प्रयोग करे क्लिष्ट ना हो, ताकि उसे आम व्यक्ति भी पढ़ लिख करके उसकी सहजता से अर्थ को समझ सके। प्यारे बच्चों, छायावाद की परिभाषा लिखते हुए आप लोगों को एक विशेषताएं देना है। देखो बच्चों, छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता थी, व्यक्तिवाद की प्रधानता थी, याद रखिएगा। मैंने अभी एक लेक्चर कराया था पद्य साहित्य का इतिहास, बच्चों उसमें बढ़िया सा आधे घंटे का लेक्चर है और पूरे पद्य साहित्य का इतिहास मैंने करा दिया था। उम्मीद करता हूं आप देख लिए होंगे, और नहीं देखे तो जाइए भाई चैनल पे, जुड़िए चैनल पे, है ना, ढंग से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, है ना, उसमें मैंने बताया था बच्चों। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आप लोगों को मैंने करा दिया है बच्चों, प्रयोगवाद और ये दोनों, है ना। यदि हाँ, एक क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछा गया है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक, प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है बच्चों। किसको माना जाता है? अज्ञेय को माना जाता है। किसको माना जाता है? अज्ञेय को माना जाता है। किसको? अज्ञेय को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, प्रयोगवाद प्रवर्तक। इसमें प्रयोगवाद में, है ना, दो विशेषताएं याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था छायावाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, इनकी दो दो विशेषताएं, दो कवियों के नाम रचना। ये आपके जहन में होना चाहिए, किसी भी दम पे होना चाहिए, आपको याद करना पड़े या समझ के होना चाहिए, और ना समझ में आए तो दूसरे का भी आप विशेषता लिख सकते हो एग्जाम में, यदि आप समझना बच्चों, गलती नहीं करना, ध्यान रखना आप लोग। ओके, चलिए, छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में आंधड़ और बीज का मतलब क्या है? आंधड़ का मतलब जब किसी विषय पर हम लिखते हैं जिसका कोई, है ना, अज्ञात प्रेरणा होती है, जिसका कोई विशेष विषय नहीं होता है, वो आंधड़ होता है। और बीज जब एक विशेष खास विषय पर, यानी किसी विशेष प्रेरणा पर हम किसी चीज को लिखते हैं तो अपना बीज का रूप ले लेता है बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ पर आंधड़ का अर्थ है भावना, यानी भावना और आवेश के आकर अज्ञात प्रेरणा के कारण मन का कोई भाव जाग उठता है बच्चों, आपका आंधड़ कहलाता है। बीज का तात्पर्य है किसी निश्चित विषय वस्तु पर मन जाग उठता है। जब कोई विषय कवि के हृदय को कुरीदता है और बिंब के रूप में तैयार होकर अव्यक्त के लिए बिल्कुल हो जाता है, उसे हम बीज का रोपना कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि जब अज्ञात प्रेरणा से मन में भाव उठता है और उसके बारे में लिखते हैं तो आंधड़ है। लेकिन जब किसी खास विषय पर अंदर भाव उत्पन्न होता है और उसके बारे में लिखते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर में बिंब बन जाता है। जैसे किसी चीज को लिखना है, हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न हो गया, बार बार हमें कुरेदेगा कि इस विषय पर लिखो, इस विषय पर लिखो, इस विषय पर लिखो, तो हम उस पर लिखेंगे तो अपना वो बीज का रूप ले लेता है। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोग नोट्स जरूर ले लेना। कॉन्टेक्ट नंबर यहां पर लिखा हुआ है। मात्र कितना लगता है बच्चों? मात्र कितना लगता है? तो मात्र आप लोगों के चार्जेस लगते हैं 100 रुपए। उषा कविता में गांव की शोभा कैसे बताई गई? बताओ बच्चों, कितना बढ़िया है। सबसे बढ़िया तो भाई उषा कविता में जैसे भोर की बात की जाती है, भोर का समय कैसा नीलापन दिखाई देता है। भोर का मतलब सूर्योदय के जस्ट पहले का समय नीला दिखाई देता है। और नीला कैसे दिखाई देता है? जैसे मान लीजिए राख से लिपी गए चौकोर, है ना, जैसे नीला शंख, कई तरीके से इसकी तुलना की गई है बच्चों। तो सुंदर मनोरम दृश्य, और जैसे ही सूर्य निकलती है उषा का जादू टूटने लगता है, फिर लालिमा दृश्य युक्त बहुत ही मनोरम, है ना, दृश्य देखने को मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा देखो कि उषा कविता में गांव की शोभा घरेलू बिंबों के माध्यम से, ये बिंब है बच्चों, घरेलू बिंबों के माध्यम से समझाई गई है। घरेलू बिंबों का मतलब घरेलू में जो हम, जैसे मान लीजिए राख से पोती गई या लिपी गई चौका, आप लोगों के यहाँ राख से लिपी गई चौका देखे हो? नहीं देखे होगे। अभी गांव में ये प्रचलित, शहरों में तो राख से कोई लिपते नहीं, पोछा लगाते हैं डेली, डिटॉल डाल डाल के पोछा लगाते हैं, कारपिन के थारपिन क्या क्या नाम साला क्या क्या उपयोग। गांव में क्या है? कछु नहीं, फ्री का राख लिए और बढ़िया लीपा पोता कर लिए, खत्म, अपना फिनिश हो गया, है ना। इस कविता में गांव में होने वाली भोर की प्राकृतिक दृश्य का रोचक ढंग से चित्रण किया गया है। यानी सुबह का समय, सूर्योदय के जस्ट पहले के समय का बढ़िया वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि प्रातः काल में आकाश नीले शंख जैसा दिखाई देता है, जैसा नीला शंख होता है वैसे ही आकाश दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि मानी चीका को राख, यानी बच्चों राख से लिपा गया एक छोटा सा चौका है, ये चीका नहीं होना चाहिए, चौका है। ठीक है, आकाश में बदलते रंगों से कभी कल्पना करते हुए कहते हैं कि किसी गृहिणी ने अपने चौका को राख से लीप पोत दिया हो, लिपाई करने से वह गीला हो गया हो, है ना, और उसका रंग भी गहरा है। कवि ने भोर के नभ को अलग अलग शब्दों से तुलना करके उसकी विशेषता निखारी है। प्रस्तुत कविता में चित्रात्मक शैली मुक्त छंद का प्रयोग दिखाई देता है। मैंने दो चीज आपको बता ही दिया कि नीले शंख जैसा और चौके जैसे अपना बच्चों प्रातः काल में इतना सुंदर मनोरम दृश्य होता है कि जैसा मान लीजिए घर की, गांव की गृहिणी, यानी घर में गृहिणी किसे बोलते हैं? अपने घर की महिलाओं को गृहिणी बोलते हैं, जो घर का काम काज करते हैं, जो घर को संभालती हैं। तो जब अपने चौके को
राख से लीप देती है तो एकदम वो सुंदरता सा महसूस होता है। सारे कचराओं को भाई बाहर सकेल कर यानी दूर करके वो लोग चौके को बढ़िया लीपती है। तो जैसा सुबह का समय होता है वैसे ही वो जैसा चौका हमें सुंदर मनोरम दृश्य दिखाई देता है, ऐसे ही सूर्योदय के पहले का भोर का जो समय है वो एकदम सुंदर सा दिखाई देता है। ठीक है, उसका सुंदरता बढ़ जाता है। देखो गांव में आज जैसे घर में आप लोग शहर के यदि होंगे तो आपके घर में बर्तन धुलने के बाद पोछा लगाते हैं पूरे किचन को, है ना। गांव में जो किचन होता है, गांव में एकदम मिट्टी वाला किचन होता है, चूल्हा भी लकड़ी से खाना बनता है, मिट्टी का चूल्हा भी होता है। हमारे घर में खुद मिट्टी का चूल्हा है और वहां पे लीपा पोती करते सुबह, है ना। और एकदम वो जो हमारा किचन एक छोटा सा किचन रहता है, कच्चा किचन रहता है, कच्चा मतलब मिट्टी का पूरा किचन बना रहता है और उसमें मिट्टी का भैया अपना चूल्हा भी है ना। वहां ढलाई भी नहीं रहता, सीमेंट कंक्रीट भी नहीं रहती, तो फिर उसी को या तो गोबर से चौका जैसा लीपते हैं तो गोबर से लीप देते हैं बच्चों, या कि मान लीजिए राख से लीप देते हैं। आज भी ये प्रचलित है और वो बिल्कुल सुंदर सा महसूस होता है। ऐसे ही भोर के नभ की बात की गई है। इस तरीके से आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे।